गुड मॉर्निंग दोस्तों। बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है एंड अभिनंदन है। दोस्तों आज ये क्लास थर्ड क्लास है ओबीजी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओबीजी से रिलेटेड, ओबीजी बुलेट्स में लेके आ रहा हूँ आपको, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। इस क्लास के अंदर एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और गोल्डन पॉइंट दिए जा रहे हैं। दोस्तों इस क्लास को लेना नहीं भूलें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, जिसकी वजह से और भी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके। दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला गोल्डन पॉइंट, जी हाँ स्टार्ट करते हैं। क्लास हमने पहले दी थी, दो क्लास इसकी गोल्डन पॉइंट पहले दे चुके हैं इसकी। आज ये थर्ड क्लास जो बुलेट पॉइंट्स चल रहे हैं वो आज इसकी थर्ड क्लास है। आपको जितने भी एग्जाम है नियर बाई, एसजीपीजीआई है, आरएमएल है, तब तक ये क्लास डेली लगातार आती रहेंगी। क्लास को डेली लेते रहिए, कंटिन्यूस इसको डे बाय डे इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक भी क्लास मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं। आज की क्लास का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रू पेल्विस इज डायमंड इन शेप, यानी ट्रू पेल्विस का शेप बताया गया है। तो ट्रू पेल्विस का शेप कैसा होता है दोस्तों? यहाँ पे डायमंड शेप होता है ट्रू पेल्विस का शेप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी पेल्विक से रिलेटेड है। डायगोनल कंजुगेट इज लाइन फ्रॉम द सैक्रल प्रोमोनेंट्री टुवर्ड्स द लोअर बॉर्डर ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। यानी कि इसमें पूछा गया है कि जो डायगोनल कंजुगेट है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो डायगोनल कंजुगेट का जो एरिया होता है, यानी कि एक ये सैक्रम वाला एरिया, ये पेल्विस, और पेल्विस के पीछे वाली बोन जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? सैक्रम और कॉकिक्स के नाम से जानते हैं। तो इमेज कीजिए, कॉकिक्स है और ऊपर वाला ये सैक्रम वाला रीजन है। तो सैक्रम वाले रीजन में जो उभरा हुआ पार्ट रहता है, ये सबसे ऊपर का प्रोमोनेंट्री पार्ट है। ये इस रीजन को हम किस नाम से जानते हैं? सैक्रल प्रोमोनेंट्री के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि ये सैक्रल प्रोमोनेंट्री क्या होता है। सैक्रल प्रोमोनेंट्री सैक्रम रीजन का सबसे उभरा हुआ पार्ट रहता है, जो मैंने इस डायग्राम में आपको बखूबी बनाया है। चलिए ये सैक्रम प्रोमोनेंट्री से लेके कहाँ से कहाँ तक का पार्ट होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर का पार्ट होता है। तो लोअर बॉर्डर में चलिए ये बनाता हूँ आपको। ये मान लीजिए कौन सा रीजन बनाया है मैंने? सिम्फाइसिस प्यूबिस जॉइंट बनाया हुआ है। तो यहाँ से लेके कहाँ से लेके कहाँ तक का पार्ट है? यहाँ पे देखिए तीन डायमीटर बनेंगे आपके। सबसे पहला डायमीटर आपका अपर बॉर्डर से, इस एरिया से, दूसरा मिड पॉइंट से, और तीसरा लोअर पॉइंट से। देखिए ये पहला वाला डायमीटर ये गया सैक्रल प्रोमोनेंट्री से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। दूसरा डायमीटर भी सेम यही है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस का मिड पॉइंट, दूसरा डायमीटर। और तीसरा डायमीटर कहाँ से कहाँ तक का होता है? सैक्रल प्रोमोनेंट्री से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे डायगोनल कंजुगेट के बारे में बता रहा है कि डायगोनल कंजुगेट कहाँ से कहाँ तक का एरिया होता है। तो डायगोनल कंजुगेट जो एरिया है ये वाला, यानी कि सैक्रल प्रोमोनेंट्री एरिया ये है, सैक्रल प्रोमोनेंट्री से लेके लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक का जो डायमीटर है वो कौन सा है? डायगोनल कंजुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट के नाम से इसको जानते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। दूसरा इसके जो अंदर जो मिडिल वाला है वो कौन सा डायमीटर होता है, इसको भी याद करेंगे। ये कौन सा डायमीटर है मिडिल वाला? ऑबस्टैटिक डायमीटर। ऑबस्टैटिक डायमीटर के नाम से इसको जानते हैं। एक और डायमीटर इसमें रह गया है रिमेनिंग, सबसे ऊपर वाला डायमीटर कौन सा होता है, इसको भी याद रखेंगे। ये कौन सा डायमीटर है? ट्रू कंजुगेट। ट्रू कॉन्जुगेट। तो तीन डायमीटर है इसके। सबसे ऊपर वाला ट्रू कॉन्जुगेट, ट्रू कॉन्जुगेट का एरिया कहाँ से कहाँ तक रहता है? सिम्फाइसिस प्यूबिस के अपर बॉर्डर से लेके सैक्रल प्रोमोनेंट्री तक का एरिया है वो कौन सा है? ट्रू कॉन्जुगेट है। मिडल वाला जो आपको दिख रहा है सैक्रल प्रोमोनेंट्री, यानी कि सैक्रल एरिया का सबसे ऊपर उभरा हुआ पार्ट है, वहां से लेके मिड सिम्फाइसिस प्यूबिस तक कौन सा वाला है? ऑबस्टैटिक
कॉन्जुगेट के नाम से इसको जानते हैं। और तीसरा वाला जो सबसे नीचे है, डायगोनल कंजुगेट। डायगोनल कंजुगेट सैक्रल प्रोमोनटरी से लेकर लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक होता है। चलिए यहाँ पे इसका क्या दिया गया है, ये साइज भी दिया गया है, डायमीटर मतलब कितना इसका लंबाई कितनी होती है डायगोनल कंजुगेट की, तो याद रखनी है 12 सेंटीमीटर। कितनी है दोस्तों इसकी, 12 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होता है, मतलब लंबाई रहती है ये। क्लियर है दोस्तों, इसकी डायमीटर हमको सारे याद हो गए ये। इसके 3 डायमीटर हमने याद किए हैं, यानी एक इसमें एक एरिया तो सेम है सैक्रल प्रोमोनेंट्री वाला, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास रीजन चेंज हो रहे हैं। तो अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, मिड बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस और लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, इस तरह से 3 यहाँ पे डायमीटर बन जाते हैं। चलिए याद रखिएगा दोस्तों इसको। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विस इज गायनोकॉइड पेल्विस। सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो फीमेल में पेल्विस पाया जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप है, वो कौन सा है, गायनोकॉइड पेल्विस रहता है। और ये ही सुइटेबल है किसके लिए, सुइटेबल फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस किसकी मानी जाती है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए, गायनोकॉइड पेल्विस की सबसे अच्छी प्रोग्नोसिस होती है इसकी। और सबसे बैड प्रोग्नोसिस कौन से पेल्विस की होती है, बैड प्रोग्नोसिस फॉर डिलीवरी, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे बेकार पेल्विस के जो प्रोग्नोसिस है, कौन से वाले में देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलती है एंड्रॉयड के अंदर, जिसको हम मेल पेल्विस के नाम से जानते हैं, वो एंड्रॉयड पेल्विस होता है। उसकी प्रोग्नोसिस कैसी होती है, सबसे बैड प्रोग्नोसिस होती है। दोनों ही पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे। क्लियर है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, एंटीरियर फोंटानेल इज आल्सो कॉल्ड ब्रैगमा, यानी एंटीरियर फोंटानेल होता है उसको ब्रैगमा के नाम से जानते हैं। एंड पोस्टीरियर फोंटानेल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, पोस्टीरियर वाले को लेमडा के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एंटीरियर फोंटानेल जो है उसको ब्रैगमा के नाम से जानते हैं। एंटीरियर फोंटानेल का दूसरा नाम ब्रैगमा, विच इज डायमंड शेप, यानी कि इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, डायमंड शेप का होता है। एंड क्लोज एट 12 टू 18 मंथ, कब क्लोज होता है ये, 12 मंथ से लेके 18 मंथ के बीच में ये बंद हो जाता है आफ्टर बर्थ, याद रखेंगे इसको। चलिए मैं कुछ डायग्राम के द्वारा आपको बना के दिखा देता हूँ। ये क्या है, फीटस का स्कल, ये देखिए ये क्या है, फीटस का स्कल। मान लो इस फीटस के स्कल पे आपको, आप ऊपर से इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो दो आपके लिए कुछ इस तरह के खाली स्पेसेस दिखाई देंगे। एक तो ये ट्रायंगुलर शेप का और ये डायमंड शेप का। ये ट्रायंगुलर शेप का है, ये पोस्टीरियर पोस्टीरियर फोंटानेल के नाम से जानते हैं, जबकि जो आगे वाला है इसको एंटीरियर फोंटानेल के नाम से जानते हैं। पोस्टीरियर फोंटानेल का ही नाम क्या होता है, लैम्बडा, और एंटीरियर फोंटानेल का नाम क्या होता है, ब्रैगमा। पोस्टीरियर फोंटानेल का शेप कैसा है, ट्राइएंगुलर, और एंटीरियर फोंटानेल का शेप कैसा है, डायमंड शेप, डायमंड शेप का होता है। क्लियर है दोस्तों इतना। चलिए इनकी क्लोजिंग टाइम, यानी कि जो लैम्डा है उसकी क्लोजिंग टाइम कितनी होती है, लैम्डा की क्लोजिंग टाइम 6 वीक से लेके 6 मंथ तक इसकी क्लोजिंग हो जाती है। मोस्टली इसकी 2 मंथ के बाद देखने को मिलती है क्लोजिंग, लेकिन 6 मंथ से लेके 6 वीक से लेके 6 मंथ तक इसकी क्लोजिंग हो जाती है। जबकि आपका जो ब्रेगमा है, एंटीरियर फोंटानेल है जो डायमंड शेप का है, इसकी क्लोजिंग टाइम कितनी होती है, 12 मंथ से लेके 18 मंथ के बीच में इसकी क्लोजिंग हो जाती है। क्लियर है दोस्तों। चलिए मैंने यहाँ आपको एंटीरियर फोंटानेल के बारे में भी बता दिया है और पोस्टीरियर फोंटानेल के बारे में भी बता दिया है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो पोस्टीरियर फोंटानेल का है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। पोस्टीरियर फोंटानेल को हम लैम्डा के नाम से जानते हैं,
और ये ट्राइएंगुलर शेप का होता है और क्लोज कब होता है, ये 2 मंथ के बाद ये बंद होता है आफ्टर बर्थ। चलिए याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं अगले गोल्डन पॉइंट की तरफ। अगला गोल्डन पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों, द लार्जेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ फीटल स्कल। यानी कि अब जो डायमीटर बात हो रही है वो पेल्विस का नहीं है, किसका है, फीटस के स्कल का सबसे लार्जेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर पूछा गया है यहाँ पे। कौन सा होता है दोस्तों, याद रखेंगे सबसे बड़ा फीटल स्कल के अंदर जो डायमीटर है एंटीरियर पोस्टीरियर वाला, वो कौन सा है, मेंटो वर्टेक्स। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो याद रख लेना इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर होती है। ओके, सबसे बड़ा डायमीटर फीटल स्कल का कौन सा है, मेंटो वर्टेक्स। कितनी लेंथ है इसकी, 14 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्त नेक्स्ट आगे चल रहे हैं इसमें। कैप्यूट सक्सीडेनम इज द फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग। यानी कैप्यूट सक्सीडेनम और शेफेल हेमेटोमा दो कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ये कॉमन हेड इंजरी के अंदर आता है, बच्चे के अंदर इंजरी देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग द बर्थ। तो पहली जो हम इंजरी देख रहे हैं वो कैप्यूट सक्सीडेनम है। कैप्यूट सक्सीडेनम होती क्या है ये, इसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्वेलिंग। इसमें स्वेलिंग हो जाती है, किसकी वजह से हो जाती है, ड्यू टू स्टेगनेशन ऑफ फ्लूइड, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है, इन द लेयर ऑफ स्काल्प बीनीथ द गर्डल ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, स्काल्प के अंदर कुछ फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, वो स्वेलिंग कॉज कर देता है। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, कैप्यूट सक्सीडेनम के नाम से जानते हैं। चलिए इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पेरेंट्स को हमें एडवाइज करनी है कि ये कॉमन हेड इंजरी के अंदर आता है, इसकी ट्रीटमेंट लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये खुद ब खुद विद इन वीक्स के अंदर ठीक हो जाएगा। 1 से 2 वीक लगते हैं इसको ठीक होने में, आराम से ये ठीक हो जाता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट कॉमन हेड इंजरी के अंदर दूसरी कंडीशन आती है शेफेल हेमेटोमा। ये थोड़ी सी सीवियर कंडीशन है कैप्यूट सक्सीडेनम से। इसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है ब्लड का, जबकि हमने देखा था कैप्यूट सक्सीडेनम में किसका कलेक्शन हो रहा था, फ्लूइड का। यानी कि उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन होता है, वाटर वगैरह का कलेक्शन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ब्लड का कलेक्शन होता है। कहाँ, कौन से रीजन में, बिटवीन दी पेरिओस्टियम एंड द फ्लैट बोन ऑफ स्कल। यानी कि स्कल की जो बोन है और पेरिओस्टियम एक लेयर होती है स्कल के, और स्कल के और स्किन के बीच में, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पेरिओस्टियम रीजन के नाम से जानते हैं। उसी में क्या हो जाता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। क्यों होता है ये, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी वेन होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं ड्यूरिंग दी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कब होगा, जब बेबी बर्थ कैनाल से डिलीवर हो रहा होता है, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन होने के कारण ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से कलेक्शन हो जाता है ब्लड का। उसको हम किस नाम से जानते हैं, शेफेल हेमेटोमा के नाम से इसको जानते हैं। याद रहेगा क्या दोस्तों, बिल्कुल याद करना है। बाकी ये कुछ कंडीशन होती है, ये आपको ओबीजी के अंदर पढ़ाई जाती है। आपको अगर इनके अंदर डिटेल से आपको पढ़ना है तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आगरा के अंदर बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट के नाम से कोचिंग यहाँ पे रनिंग में है अभी, और न्यू बैच अभी आपके लिए जल्दी आने वाला है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। चलिए यहाँ पे बेबी की प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। बेबी अभी मदर के यूट्रस में है, तो यूट्रस में नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और मोस्टली कौन सी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट रहती है। तो मोस्टली जो प्रेजेंटेशन होती है बेबी की वो कौन सी है, वर्टेक्स। फीटस का जो मोस्टली सीन होता है कौन सी प्रेजेंटेशन में, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में सीन होता है। चलिए वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में ही क्या है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होती है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट की तरफ। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अधिक से अधिक पूरी क्लास इसको लिसन करें, इसको अच्छे से सुने, इसको और अच्छे से वॉच करें इसको, और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड कौन सा होता है, पहले तो ये जान लीजिए। ड्यूरिंग दी कॉन्सेप्शन से लेके डिलीवरी तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। यानी कि टर्म तक का जो पीरियड है, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीनेटल पीरियड बोलेंगे।
तो इस प्रीनेटल पीरियड के अंदर कुछ ट्राइमेस्टर होते हैं, कुछ कितने, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, जिसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दूसरा सेकंड ट्राइमेस्टर और तीसरा थर्ड ट्राइमेस्टर। इनका कुछ ड्यूरेशन होता है, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रीनेटल पीरियड के अंदर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो पीरियड होता है 0 से 12 वीक्स तक का होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो पीरियड होता है वो 13 से 28 वीक्स तक का होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर का जो पीरियड होता है वो 29 से 40 वीक्स तक का होता है। क्लियर दोस्तों, इसके टाइम भी याद रखना है कि जो ट्राइमेस्टर होते हैं कितने कितने पीरियड के होते हैं। पहला ट्राइमेस्टर 12 वीक का है, दूसरा ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक का होता है, जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके अंदर 16 वीक आते हैं। और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 वीक्स का होता है, जिसके अंदर 12 वीक्स ही आते हैं। क्लियर दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ा ट्राइमेस्टर कौन सा होगा, सेकंड वाला होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूट्रस इज बिकम एब्डोमिनल ऑर्गन आफ्टर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी जब 12 वीक्स की हो जाती है, 3 मंथ की हो जाती है, 12 वीक्स बोल दो या फिर 3 मंथ बोल सकते हैं। जब प्रेगनेंसी 3 मंथ की हो जाती है तो उसके अंदर यूट्रस कौन सा ऑर्गन हो जाता है। यूट्रस नॉर्मली तो पेल्विक ऑर्गन है, बट प्रेगनेंसी में 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद ये कौन सा ऑर्गन हो जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। भैया ये कहाँ पहुंच जाता है, एब्डोमन में पहुंच जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको एब्डोमिनल ऑर्गन। कब, 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूट्रस इज हेंस एग साइज एट 66 वीक्स। यूट्रस का जो साइज होता है हेंस एग, यानी कि एक हेंस का एग, हेंस का एग कितना बड़ा हो सकता है, इमेज बनाइए अपने माइंड में। उतना बड़ा यूट्रस का साइज कब देखने को मिलता है, 6 वीक की प्रेगनेंसी पे। जब प्रेगनेंसी 6 वीक की पे होती है तब उसका साइज कितना होगा यूट्रस का, हेंस एग के बराबर होगा। चलिए दूसरा, इसका साइज लगातार बढ़ता रहता है, क्रिकेट बॉल जैसा कब हो जाता है, ये 8 वीक की प्रेगनेंसी पे हो जाता है। और फीटस का हेड देखा होगा आपने, फीटस के हेड जितना कब हो जाता है इसका साइज यूट्रस का, तो वो 12 वीक की प्रेगनेंसी पर देखने को मिलता है। याद रखेंगे, हेंस एग 6 वीक पे, क्रिकेट बॉल जैसा ये कब हो जाता है, 8 वीक पे, और ये फीटस के हेड जितना बड़ा कब हो जाता है यूट्रस, 12 वीक की प्रेगनेंसी पे हो जाता है। क्लियर दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट गोल्डन पॉइंट है, पायरिफॉर्म शेप ऑफ यूट्रस। यानी कि जो नॉर्मल शेप होता है यूट्रस का वो कैसा होता है, पायरिफॉर्म शेप। नॉर्मल तो विदाउट प्रेगनेंसी हम इसको देखते हैं तो कैसा होता है, ये पायरिफॉर्म शेप ही होता है। चलिए प्रेगनेंसी में ये कैसा हो जाता है, ग्लोबुलर शेप का। ग्लोबुलर शेप का कब होता है, ये 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। यानी पहले, इससे पहले पायरिफॉर्म शेप का था, पायरिफॉर्म से ये ग्लोबुलर शेप होने में कितना टाइम लगता है प्रेगनेंसी में, इसको 12 वीक। और 12 वीक के बाद इसका शेप कैसा हो जाएगा, ग्लोबुलर शेप हो जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बहुत ज्यादा, परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट बाय मदर इज कॉल्ड क्विकनिंग। क्विकनिंग क्या होती है, मदर के द्वारा फर्स्ट टाइम बेबी के मूवमेंट को क्या करना, फील करना। बेबी मूवमेंट कर रहा है, यानी फीटस मूवमेंट कर रहा है यूट्रस के अंदर, और पहली बार ऐसा मदर को फील हुआ है, यही हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, पहली बार मदर के द्वारा बेबी के मूवमेंट को फील करना क्या कहलाता है, क्विकनिंग कहलाता है। क्विकनिंग कब फील होती है, 18 वीक्स पर तो होती है प्राइमी ग्रेविडा, मतलब ऐसी फीमेल जो अभी प्राइमी ग्रेविडा है तो उसके अंदर 18 वीक की प्रेगनेंसी पे फील होगी। और मल्टी ग्रेविडा कोई फीमेल है तो वो थोड़ा सा जल्दी फील कर लेती है, क्विकनिंग उसके अंदर जल्दी आ जाता है 16 वीक की प्रेगनेंसी पर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है, पिगमेंटेशन ओवर द फोरहेड एंड चीक्स इज कॉल्ड कोलाज्मा एंड बटरफ्लाई साइन। यानी कि कुछ डिस्कलरेशन हो जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, कहाँ पे, हमारे फेस पर, फेस में फोरहेड पे, फोरहेड पे ब्लैकिश पिगमेंटेशन हो जाएगा, यानी ब्राउनिश भी हो सकता है ये। और यहाँ पे पिगमेंटेशन दिखाई देगा आपको, रेसेस दिखाई देंगे आपके फेसेस के ऊपर। वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पिगमेंटेशन हुआ है वो आपके चीक्स पर होगा, और कहाँ होगा, फोरहेड पे होगा, दो जगह दिखाई देगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोलाज्मा के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को दूसरा नाम भी देते हैं बटरफ्लाई साइन। कब प्रेजेंट होता है ये,
यानी किसी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है और प्रेगनेंसी जब 24 वीक पे पहुंच जाती है तो उसके अंदर प्लाज्मा या बटरफ्लाई साइन सीन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फीटल स्केलेटल शैडो में बी विजिबल इन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन एट 16 वीक्स। चलिए फीटल की स्केलेटल शैडो, फीटस की स्केलेटल शैडो में बी विजिबल इन रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। जब हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं तो फीटस की जो स्केलेटल है उसका शैडो कब बन जाएगा? 16 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, 16 वीक की प्रेगनेंसी के बाद। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लाइटनिंग इज द सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ प्रेशर सिम्टम्स। यानी कि बात हो रही है लाइटनिंग। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, लाइटनिंग क्या होता है? लाइटनिंग क्या होता है? मदर के अंदर जो प्रेशर बढ़ा हुआ है एब्डोमेन में, थोरेसिक रीजन ऊपर को डिसेंड हो रहा है ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस के द्वारा, तो जब बेबी क्या होगा, नीचे डिसेंड होगा तो ये क्या होता है, प्रेशर रिलीव हो जाता है। और जो सिम्टम्स आ रहे थे प्रेशर के कारण वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, रिलीफ मिल जाएगा मदर को। उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग। लाइटनिंग मीन्स हल्का होना। लाइटनिंग मीन्स क्या होता है? हल्का। तो यहाँ पे मदर को क्या होगा, आराम मिलेगा। कैसे? मतलब बेबी जब नीचे डिसेंड जाएगा पेल्विस में तो क्या होगा, प्रेशर हट जाएगा। कहाँ से? मदर के डायफ्राम से, ग्रेविड यूट्रस का। चलिए जिसके कारण मदर अच्छे से सांस ले पाएगी, अच्छे से रेस्पायरेशन ले पाएगी, रेस्पायरेशन उसकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लाइटनिंग। और लाइटनिंग को ही दूसरा नाम भी दिया जाता है वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। लाइटनिंग क्या है? वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। लाइटनिंग इज द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट चल रहे हैं अगले पॉइंट की तरफ। नीगल्स रूल्स फॉर एस्टिमेटिंग द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट। यानी जो नीगल्स रूल की बात हो रही है, नीगल्स फॉर्मूला की बात हो रही है, वो है क्या? नीगल्स रूल किसके लिए यूज करते हैं? ईडीडी को निकालने के लिए यूज करते हैं इसको। एस्टिमेटिंग द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट, यानी कि जो ईडीडी होती है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी बोल सकते हैं या कन्फाइनमेंट बोल सकते हैं। तो डेट ऑफ डिलीवरी को एस्टिमेट करने के लिए एक अजम्पशन लगाते हैं, उसके लिए एक रूल यूज करते हैं, उस रूल को बोलते हैं नीगल्स रूल या नीगल्स फॉर्मूला। चलिए रूल क्या होता है, इसमें ऐड करते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस इसमें ऐड कर देंगे 9 मंथ प्लस 7 डेज। यानी कि नीगल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला होता है ये फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी। एलएमपी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, उसका फर्स्ट डे, प्लस इसके अंदर ऐड करते हैं 9 मंथ प्लस ऐड करते हैं 7 डेज। ये अकॉर्डिंग टू नीगल्स फॉर्मूला। इस तरह से हम किसी भी फीमेल की जो प्रेग्नेंट है उसकी डेट ऑफ डिलीवरी निकाल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं उसमें। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रीसम्प्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी आर एमनोरिया, प्रोनाउंस्ड निपल एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी क्विकनिंग etc। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रीसम्प्टिव साइन कौन से होते हैं प्रेगनेंसी के? प्रीसम्प्टिव साइन मैं आपको यहाँ पे तीनों साइन पढ़ाऊंगा। प्रीसम्प्टिव साइन, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी और तीसरा पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तीनों के बारे में बताऊंगा एक एक करके, तो देख ध्यान दीजिएगा इस पे। प्रीसम्प्टिव साइन कौन से होते हैं? प्रीसम्प्टिव साइन होते हैं इसके अंदर एमनोरिया आता है, प्रोनाउंस्ड निपल आता है यानी कि निपल का एनलार्जमेंट होना, और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिन को बार बार जाना, और क्विकनिंग होना। क्विकनिंग अभी मैं बता चुका हूँ अभी पीछे, मदर के द्वारा पहली बार बच्चे के मूवमेंट को फील करना क्विकनिंग कहलाता है। ये भी किसके अंदर आता है? प्रीसम्प्टिव साइन के अंदर आता है। दूसरा है हमारे पास प्रोबेबल साइन। तो प्रोबेबल साइन क्या होते हैं इस पे ध्यान देंगे। प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यूट्रस का एनलार्जमेंट होना, यूटेराइन एनलार्जमेंट होना प्रोबेबल साइन है। प्रीसम्प्टिव साइन ये प्रोबेबल साइन के अंदर आता है। हैगर साइन, गुडल साइन, चैडविक साइन, ये सारे के सारे साइन जितने भी होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हाँ जी, प्रोबेबल साइन के अंदर आते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कंफर्म करते हैं डेफिनेटली हाँ प्रेगनेंसी ही प्रेगनेंसी है इसमें, तो अब तो कोई शक करने की बात ही नहीं है।
क्योंकि पॉजिटिव साइन बोलेंगे इनको, ये कंफर्म कर देते हैं कि हाँ बेबी है या फिर नहीं है। कौन से साइन होते हैं? फीटल हार्ट रेट। अगर आपको फीटल हार्ट रेट ऑडिबल हो रही है तो आप क्या मानेंगे कि हाँ फीटस ही है, अब तो कुछ और नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा, एक्टिव फीटल मूवमेंट, बच्चे के द्वारा मूवमेंट करना, क्या वो भी किसके अंदर आता है? पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आता है। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले गोल्डन पॉइंट की तरफ। ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर फंडल हाइट L in centimeter approximately equal the fetus age in weeks plus or minus 2 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे फंडल हाइट की बात कर रहा है कौन से ट्राइमेस्टर में? एक तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर और दूसरा थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। दो के अंदर क्या निकलवा रहा है? वो फंडल हाइट की बात कर रहा है भाई एग्जामिनर यहाँ पे, कि सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर फंडल हाइट कितनी रहती है। तो फंडल हाइट नॉर्मली निकाल सकते हैं। फंडल हाइट को हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, फंडल हाइट को सेंटीमीटर में निकालेंगे यहाँ पे। चलिए किसके बराबर होती है ये? इक्वल द फीटस एज इन वीक्स, यानी कि जो फीटस की एज है वीक के अंदर वो ध्यान रखो यहाँ पे। जैसे मान लो प्रेगनेंसी कितने वीक्स की हो गई है? मान लो 26 वीक की हो गई है, 26 वीक की हो गई है ना। तो इसमें प्लस और माइनस क्या करने हैं आपको? दो कर दो, इतनी फंडल हाइट निकलेगी। मान लो 26 वीक की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी 26 वीक की है, तो फंडल हाइट कितनी होगी? चलिए अभी आपको बता दिया ना, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जितने वीक की प्रेगनेंसी है, यानी कि प्रेगनेंसी 26 वीक की थी, इसमें से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 28 वीक्स। और 26 में से अगर माइनस करेंगे दो तो कितना हो जाएगा? 24 वीक्स। तो यहाँ पे जो फंडल हाइट निकलेगी वो 24 से 28 सेंटीमीटर की होगी। 24 से 28 सेंटीमीटर फंडल हाइट निकलेगी सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, फंडल ग्रिप आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लियोपोल्ड। चलिए फंडल ग्रिप की बात हो रही है। कुछ लियोपोल्ड मैन्यूवर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 लियोपोल्ड मैन्यूवर होते हैं। उसमें पहला फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर को ही किस नाम से जानते हैं? फंडल ग्रिप के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर। which is used to determine the part of fetus in the fundus of the uterus। ये किसके लिए किया जाता है? बेबी के पार्ट को डिटरमाइन करने के लिए कि फंडस रीजन में कौन सा पार्ट है, उसका हेड है या फिर बटक्स है। ठीक है, अगर उसका हेड हुआ ऊपर तो बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन में, क्योंकि उसके ब्रीच कहाँ होंगे? पेल्विक के अंदर होंगे। ठीक है, अगर बेबी का ब्रीच मतलब उसके बटक्स ऊपर है तो ये इंडिकेट करेगा बेबी की प्रेजेंटेशन कैसी है? बटेक्स प्रेजेंटेशन है, क्योंकि बेबी उसके बटक्स ऊपर है तो हेड उसका कहाँ होगा? नीचे की साइड होगा। क्लियर दोस्तों? पता कर सकते हैं इससे। दूसरा, लेटरल ग्रिप की बात हो रही है, दूसरी ग्रिप की बात हो रही है लेटरल ग्रिप इज आल्सो कॉल्ड अम्बिलिकल ग्रिप। लेटरल ग्रिप को किस नाम से जानते हैं? अम्बिलिकल ग्रिप के नाम से जानते हैं, और इसी को सेकंड लियोपोल्ड मैन्यूवर के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छे से दोस्तों, और इनको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्लास के अंदर समझाया जाता है। अगर ये आपको अच्छे से पढ़ने, मैन्यूवर वगैरह है, पूरी ओबीजी है, सारे के सारे जो टॉपिक होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत ही फ्लुएंट वे में गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी द्वारा कराए जाते हैं। जयपुर की टीम और दिल्ली एम्स की टीम आपके सिलेबस को कंप्लीट कराती है। तो आप अगर कोचिंग पूरी करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आगरा के अंदर। चलिए नेक्स्ट ग्रिप की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेल्विक ग्रिप आल्सो कॉल्ड फोर्थ लियोपोल्ड। फोर्थ लियोपोल्ड यानी कि अब यहाँ पे पेल्विक ग्रिप की बात हो रही है, तो ये मैन्यूवर ही है। मैन्यूवर कौन सा है? फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूवर है। फोर्थ लियोपोल्ड मैन्यूवर को कौन सा पेल्विक ग्रिप बोलते हैं? फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। यूज टू डिटरमाइन हाउ फार फीटस। चलिए क्यों किया जाता है? फीटस की दूरी बताता है ये। हाउ फार फीटस हैज डिस्टेंडेड इनटू पेल्विक इनलेट। पेल्विक इनलेट के अंदर बेबी कितना डिस्टेंडेड हो गया है, कितनी दूरी पर है, उस चीज को पता करने के लिए कौन सा मैन्यूवर यूज किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, फोर्थ मैन्यूवर यूज किया जाता है। कौन सा मैन्यूवर? फोर्थ, यानी फोर्थ नंबर का मैन्यूवर है लियोपोल्ड मैन्यूवर, उसको यूज करते हैं।
नाम क्या है इसका दूसरा? फर्स्ट पेल्विक ग्रिप के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द टोटल वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय दी 40 से 50% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। चलिए प्रेगनेंसी के अंदर जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है साहब। ब्लड वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। कितना? 40 से 50% इंक्रीज हो जाता है टोटल ब्लड वॉल्यूम का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ब्लड प्रेशर में डिक्लाइन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। अगर प्रेगनेंसी है तो उसके अंदर बीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है? कम। बीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो जाता है दोस्तों? डिक्रीज हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर बीपी डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू डिक्रीज इन सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस। जो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंट होती है, एसबीआर होती है, वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों हो रही है? ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, इसलिए डिक्रीज हो जाती है। स्मूथ मसल्स क्या हो जाती हैं? रिलैक्स। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीपी डिक्रीज हो जाता है फीमेल के अंदर। क्लियर? याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम। एक सिंड्रोम की बात हो रही है जिसका नाम है सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम, और इसी का दूसरा नाम होता है बेनाकेवा सिंड्रोम। सुपाइन हाइपरटेंशन सिंड्रोम बोल दो या फिर बेनाकेवा सिंड्रोम बोल दो, दोनों ही बात एक ही है। ठीक है? इज द कंडीशन इन विच द वेट ऑफ यूट्रस ऑन बेनाकेवा डिक्रीज द वीनस रिटर्न। चलिए देखिए क्या है, कौन सी कंडीशन है? सुपाइन हाइपरटेंशन वो बोल दें इसको, या फिर बेनाकेवा सिंड्रोम बोल दें। इसके अंदर क्या हो रहा है? बेनाकेवा, जो बेनाकेवा है, इंफीरियर बेनाकेवा सुपीरियर बेनाकेवा दो होती है, इसमें से इंफीरियर बेनाकेवा के अंदर क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ऊपर यूट्रस का प्रेशर होता है। यूट्रस ग्रोइंग, उसके अंदर ग्रोइंग फीटस है, यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, यूट्रस का खुद का वेट बढ़ जाता है, इसलिए सारा का सारा वेट किधर पड़ेगा? इंफीरियर बेना केवा पे पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उस बेना केवा के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे ही बेना केवा के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वीनस रिटर्न कम हो जाता है हार्ट के लिए। क्या होगा? वीनस रिटर्न, यानी कि जो डिक्रीज हो जाता है क्या यहाँ पे? वीनस रिटर्न। जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करती हैं? वो ड्रेन तो करती हैं इंफीरियर वेना केवा में, बट इंफीरियर वेना केवा ड्रेन नहीं कर पाता हार्ट के लिए, यानी कि कम ड्रेन कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? प्लेसेंटल डिक्रीज, फीटल डिक्रीज, जो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? सुपाइन हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं, या फिर वेना केवा सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। नर्सिंग रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान नर्सिंग का रोल क्या है? प्रेगनेंसी के दौरान नर्सिंग का रोल क्या है? एडवाइज द पेशेंट टू एलिवेट लेग्स। हाँ जी, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको नर्स क्या एडवाइज करेगी कि आपको सोते टाइम क्या करना है? अपने लेग्स को एलिवेट रखना है, यानी कि अपने लेग्स के नीचे पिल्लो को लगा लो, जिसकी वजह से वीनस ड्रेनेज क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एडिमा दिखाई नहीं देगा। दूसरा, अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग। फीमेल से बोलना है कि आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना नहीं है, डीबीटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा तीसरा एडवाइस देनी है उसको, चेंज पोजीशन स्लोली। फीमेल से बोलना है कि उसको जो पोजीशन है स्लोली स्लोली चेंज करनी है, एकदम से चेंज नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट है इसके अंदर इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, और फीमेल को एडवाइस भी ये भी करना है कि वो फ्लूइड इनटेक क्या इंक्रीज कर दे, फ्लूइड को ज्यादा ले प्रेगनेंसी के अंदर। ये नर्सिंग का रोल रहेगा। क्लियर दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है नेजल कंजेशन। नेजल कंजेशन एंड एपिस्टैक्सिस। एपिस्टैक्सिस की बात हो रही है, जिसको नोज ब्लीडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको नोज ब्लीडिंग उसको बोलते हैं एपिस्टैक्सिस, और नेजल कंजेशन दोनों ही क्या होते हैं? कॉमन है, प्रेगनेंसी के अंदर दिखाई दे सकते हैं। ये सीन इन प्रेगनेंसी ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होने के कारण प्रेगनेंसी में क्या दिखाई हो सकता है? नोज ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, या फिर नेजल कंजेशन हो सकता है ईस्ट्रोजन लेवल ज्यादा होने के कारण। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेबेसियस ग्लैंड आर हाइपरट्रोफाइड।
चलिए, प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रहा है, सेबेसियस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है उनकी, यानी उनकी सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। हाइपरट्रोफाइड मतलब इंक्रीज सेल साइज। यहाँ पे सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलिए, जिसकी वजह से वो विजिबल होने लगती हैं, और उसी जैसे विजिबल होने लगेंगी तो उसको प्रेगनेंसी का एक स्पेसिफिक साइन बोला जाता है, उसको बोलते हैं मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल साइन। मोंटेगोमेरी ट्यूबरकल साइन के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए, आज की क्लास के हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल्डन पॉइंट बोल दो इसको, या फिर ओबीजी की बुलेट्स बोल दो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम में जाने से पहले सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए। चलिए, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। मिलते हैं आपको कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।